जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मासू एकेडमी सोलन में। पहले हमने जो आपका आर्मी अग्निवीर मॉक टेस्ट है वो एक यहाँ पे डिस्कस किया था। ये दूसरा आपका मॉक टेस्ट है। अगर आपने पहला मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे इसकी लिंक दी हुई है। तो आज हम जो आर्मी का मॉक टेस्ट है वो दूसरा शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसको आपने बतौर मॉक टेस्ट लगाना है कि आपकी आर्मी जो 22 तारीख से आपके एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं उसके लिए कैसी तैयारी है। यहाँ से मैं जैसे पहले उसमें किया है कि पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करूंगा, आपने उसका फाइनल आंसर सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि आपके 50 में से कितने यहाँ पे नंबर बने हुए हैं। और दोस्तों इससे आपका आइडिया हो जाएगा कि जो 22 तारीख को आपका एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए आपकी तैयारी कैसी है। यहाँ पे बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ये बताना है कि जो दक्षिण कोरिया है उसकी राजधानी क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है और उम्मीद यही करता हूँ कि आपने अपना फाइनल आंसर सिलेक्ट कर लिया हो। तो दोस्तों जो दक्षिण कोरिया है उसकी राजधानी सियोल रहेगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। BR अंबेडकर का समाधि स्थल है। आपने BR अंबेडकर का समाधि स्थल बताना था। तो दोस्तों जो हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने भी महान व्यक्ति थे, जहां उनको दोस्तों दफनाया जाता था, उस जो जमीन को है, उस भूमि को है, वो समाधि स्थल के नाम से जाना जाता था। तो आपने यहाँ पे BR अंबेडकर का समाधि स्थल बताना था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, चैत्य भूमि। चैत्य भूमि दोस्तों BR अंबेडकर का समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। आपने बताना है कि पहली बार जब भारत में जो न्यूज़पेपर है वो छपा था तो उसको किस नाम से जाना गया, यानी भारत का पहला जो समाचार पत्र है वो कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंगाल गजट। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो यहाँ पे जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया हो जाएगा। दोस्तों जो विश्व है उसमें कुल महाद्वीप 7 है। तो 7 में से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो दोस्तों एशिया है। और जो आपका विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। और दोस्तों अंटार्कटिका को यहाँ पर श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। और जो अफ्रीका है इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो आपने नोट करनी है अपने पास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन है। तो दोस्तों भारत में जो पहला चुनाव आयुक्त बना था उसका नाम है सुकुमार सेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क कब बना था। तो दोस्तों जो आपका सार्क है वो 1985 में बना हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्क का जो गठन है वो सन 1985 को हुआ था। और यहाँ पे दोस्तों 1885 दिया है, यहाँ पे INC के गठन हुआ था। INC माने दोस्तों तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। और 1942 दिया है। तो दोस्तों 1942 को यहाँ पर हुआ क्या था, ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो आपका आतंकवाद विरोध दिवस है ये 21 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। एशियाई विकास बैंक माने दोस्तों तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय आ जाएगा दोस्तों आपका मनीला। ये मनीला दोस्तों फिलीपींस की राजधानी है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। आपने बताना है सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, माजुली सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों के नगर के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर। श्रीनगर को दोस्तों झीलों का नगर कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, रूस की संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों रूस की संसद का नाम ड्यूमा है और रूस की मुद्रा रूबल है। और अगर दोस्तों रूस की राजधानी पूछा जाए तो वो आपका मॉस्को है। क्वेश्चन नंबर 12, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों जो आपका UNO है, यहाँ पे UNO की बात की गई है, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसमें ना आपके सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद जिसको सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य है। जो आपके सुरक्षा परिषद के सदस्य वो 15 है।
इसमें दोस्तों 5 आपके स्थायी है और 10 आपके अस्थायी है। तो इन्होंने अस्थायी पूछा था, अस्थायी हो जाएगा दोस्तों 10। जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल सदस्य पूछे तो कुल सदस्य 15 होते हैं, 5 उसमें स्थायी है यानी परमानेंट मेंबर है और 10 दोस्तों अस्थायी है। तो यहाँ पे अस्थायी पूछे गए थे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपने बताना है घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घूमर जो लोक नृत्य है वो राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, तो जो तीसरा युद्ध है वो 1761 में लड़ा गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक से है? यानी अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमने जीके के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब पार्ट 2 की ओर आते हैं जिसमें आपकी साइंस रखी गई है, तो पार्ट 2 को यहाँ पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अश्वशक्ति का मान है। देखो दोस्तों ये काफी बार पूछा जाता है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, तो 1 हॉर्स पावर का जो मान है वो 746 वॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 746 वॉट। आगे पूछा गया है कार्बन क्या है? आपने ये बताना है कार्बन क्या है, मेटल, नॉन मेटल या एलॉय। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका कार्बन होगा वो दोस्तों अधातु है। कार्बन एक अधातु है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है। आगे अगला प्रश्न है पौधों की पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों जो पौधों की पत्तियां हैं इनसे रिलेटेड आपने बहुत सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। पूछा जाता है कि पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों वो आपका क्लोरोफिल के कारण होगा, उसमें क्लोरोफिल होता है जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है। अगली बात दोस्तों जो पत्तियों को है वो पौधे का रसोई घर कहा जाता है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि पौधों की पत्तियों के ऊपर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका मैग्नीशियम जो पौधे हैं उनकी पत्तियों में ऊपर पाया जाता है। अगला प्रश्न पारे का आयसक है। तो दोस्तों जो पारे का आयसक है यानी पारा कहाँ से प्राप्त होता है? तो पारे का आयसक है दोस्तों सिनेबार। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपने ध्यान रखना है। पारे का आयसक दोस्तों पारे को मरकरी भी कहा जाता है जो थर्मामीटर में भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य है वो लाल रंग का होता है और जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य है वो बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग। दोस्तों यहाँ पे अधिक और कम पूछा जाता है, तो अधिक लाल रंग का होता है दोस्तों और जो कम तरंग दैर्घ्य है वो बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगी? तो इनमें से जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक है वो हवा में होगी। नेक्स्ट प्रश्न है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों जो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है वो मोल है दोस्तों, जिसका संकेत MOL है, मोल। दोस्तों पदार्थ की जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, पदार्थ की मात्रा है वो मोल में मापी जाती है, इसका एसआई मात्रक है। अगला आपने बताना है कि वायु प्रदूषण किससे होता है? तो दोस्तों CO2 यानी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं या ये सभी। तो दोस्तों जो आपका वायु प्रदूषण है वो इन सभी कारणों से फैलता है। आगे आपने बताना है हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है, यानी जो आपके हाइड्रोजन इसके समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो दोस्तों जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो दोस्तों जो आपकी बीमारी है रतौंधी वो विटामिन ए के कारण होती है दोस्तों, जिसको आप नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अंगूर में कौन सा रस पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो अंगूर में रस पाया जाता है उसे फ्रुक्टोज कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों इंद्रधनुष में कितने रंग पाए जाते हैं? तो इंद्रधनुष में दोस्तों 7 रंग पाए जाते हैं। इसको विवग्योर के नाम से जाना जाता है, VIVGYOR, विवग्योर। तो दोस्तों ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 कलर आ जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
टीवी के रिमोट में कौन सी तरंग होती है? तो दोस्तों जो आपका टीवी का रिमोट है उसमें इंफ्रारेड जो वेव है इंफ्रारेड तरंग पाई जाती है। विद्युत धारा किससे प्रभावित होती है? यानी दोस्तों जो आपका विद्युत धारा है वो किससे प्रभावित होती है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन से होगा। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने साइंस के क्वेश्चन भी समाप्त कर लिए। अब आपका पार्ट 3 है जिसमें आपकी रीजनिंग रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो का पार्ट 3 है जिसमें हम रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रीजनिंग का पहला प्रश्न है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी का पुत्र है। तो बताए कि ए से डी का क्या संबंध है? ए से डी का क्या संबंध है? ये स्टेटमेंट आपने ध्यान रखनी है दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन को शुरू करते हैं और स्टेटमेंट को बनाना यहाँ पे शुरू करते हैं। ए बी का भाई है। दोस्तों जो आपका ए है वो भाई है बी का। तो यहाँ पे जो आपका मेल होगा उसके लिए प्लस का साइन यूज करेंगे और जो फीमेल होगा उसके लिए माइनस का यहाँ पे साइन यूज होगा। तो इन्होंने बोला कि ए बी का भाई है, यानी जो बी का भाई है वो ए है दोस्तों। तो ए के ऊपर आपका प्लस का चार्ज आ जाएगा। अब आगे क्या पूछा कि सी ए की माँ है। अब सी दोस्तों ए की माँ है तो वो ए के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सी आ गया, सी माता है तो माता के लिए आप माइनस का साइन यूज करोगे क्योंकि माता फीमेल है। अब आगे दोस्तों कि डी सी का पिता है, यानी जो डी है वो सी का भी पिता है। तो सी के ऊपर दोस्तों क्या आ जाएगा? आपका डी आ जाएगा, पिता है तो आपका प्लस का साइन आ जाएगा। अब क्या पूछा गया है? ई डी का पुत्र है। अब डी का पुत्र है दोस्तों, तो डी का पुत्र कहाँ आएगा? डी के नीचे आएगा। और पुत्र कौन है? ई है। तो पुत्र के लिए आपका प्लस का साइन यूज होगा क्योंकि जो आपका पुत्र है दोस्तों वो आपका क्या आ जाएगा? मेल आ जाएगा। तो अंत में बताना क्या था कि ए से डी का क्या संबंध है, यानी डी क्या लगता है ए का। तो दोस्तों जो डी है वो ए का क्या लगेगा? तो आप दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे? मान लो आप ऐसा करोगे कि आप एक जगह खुद फिट हो जाओगे। मान लो आप ए की जगह फिट होगे तो ये आप हो, ये आपके मम्मी है और ये आपके मम्मी के दोस्तों पापा है। तो आपके क्या लगे? नाना। तो यही पूछना था कि डी क्या लगता है ए का। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे नाना सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रिजल्ट को सांकेतिक भाषा में SULTRE हो तो IGHTBR किसके लिए है? तो दोस्तों ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। इसमें आपने कोडिंग डिकोडिंग बनानी होती है। तो यहाँ पे RESULT ये यहाँ पे शब्द दिया गया था। और दोस्तों जो इससे बनता है वो इसके नीचे लिखो। बना क्या दोस्तों? SULTRE ये दोस्तों इससे बनाया गया है। तो आप देखोगे कि जो आपके अंतिम 4 यहाँ पे अल्फाबेट है उनको स्टार्टिंग में लाया गया है SULT, और जो स्टार्टिंग के 2 है उनको यहाँ पे पीछे लिखा गया है। तो सेम दोस्तों आपका IGHTBR इसमें क्या करना है? जो आपने ऊपर यूज किया है, यानी अंतिम जो 4 अल्फाबेट है वो स्टार्टिंग में आ जाएगी HTBR, और जो स्टार्टिंग में 2 है दोस्तों इनको एज इट इज आप लिख दोगे। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आया HTBRIG, यानी आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सी है वो राइट हो जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न में एक शब्द देकर उसके आगे 4 अन्य विकल्प दिए गए हैं। इसमें से एक शब्द को अक्षर द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो आपने पहचान करनी है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो यहाँ पे शब्द दिया गया है TRIVANDRUM। अब आपने यहाँ से 4 ऑप्शन में बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है दोस्तों RAIN, तो यहाँ से जो आपका RAIN है वो दोस्तों बन जाता है RAIN, बिल्कुल पहला बन रहा है। और आपने बताना क्या कि जो नहीं बन सकता। तो दोस्तों अब बी देखोगे, इसके पास डी भी है, RA यहाँ पे ड्रम पूरा बन रहा है दोस्तों, DRUM बिल्कुल बन रहा है। अब ऑप्शन सी देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन सी के पास टी भी है, आर भी है, ए भी है, आई भी है और एन भी है। अब दोस्तों रुख करेंगे ऑप्शन डी की और ऑप्शन डी में के दिया हुआ है।
ऑप्शन डी में के दिया हुआ है और यहाँ पे कहीं पे भी के नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। जो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी है वो यहाँ से नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपने क्या करना है दोस्तों, ब्लैंक स्पेस आपको पूरा करना है, रिक्त स्थान को भरे। अब सीरीज क्या है आपकी 26, फिर आपका 23, 20, 17, 14, 11 और दोस्तों ये आपने बताना था। तो देखोगे 26 और 23 के बीच यहाँ पे 3 का गैप है, फिर आप 23 और 20 के बीच देखोगे यहाँ पे भी 3 का गैप है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ भी 3 का है दोस्तों, यहाँ भी 3 का और यहाँ भी 3 का गैप आ जाएगा। तो दोस्तों 3 से आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नीचे आपका और एक प्रश्न दिया गया है रीजनिंग का कि निम्न प्रश्नों में जो आपकी स्टेटमेंट है दोस्तों वो आपने पढ़ लेनी है। मैं यहाँ पे नीचे मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ। यदि बस के लिए ड्राइवर हो तो हवाई जहाज के लिए क्या होगा। तो दोस्तों जैसे बस को ड्राइवर चलाता है वैसे ही हवाई जहाज दोस्तों पायलट के द्वारा चलाया जाता है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अब चलते हैं मैथ के क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब यहाँ पे पार्ट 4 को डिस्कस करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, यदि 6, 8, 10 x 7 का औसत 8 है तो x का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एवरेज से पूछा गया है और एवरेज क्या होता है, औसत बराबर है संख्या का योग और बटे में आपकी कुल संख्या आ जाएगी। बटे में क्या आ जाएगी दोस्तों, आपकी कुल संख्या, ये आपका औसत होता है। और इन्होंने यहाँ पे औसत दिया है कि जो संख्या का औसत है वो 8 है। अब दोस्तों औसत क्या होता है, संख्याओं का योग। अब संख्याओं का योग करेंगे तो 6 + 8 + 10 + x + 7 और दोस्तों जो यहाँ पे कुल संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, कुल संख्या आई आपकी 5। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 8 पंजे दोस्तों आपका 40 आ जाएगा और यहाँ पे संख्याओं का योग करोगे तो 8 और 6 14, 14 और 10 दोस्तों आपका 24 आ जाएगा, 24 और 7 31 आ जाएगा। तो जो संख्याओं का योग है 31 + x आया। और दोस्तों जब ये 31 अरे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 40 में से 31 गए तो आपका 9 आएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी जाए तो खरीदना होता है दोस्तों आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और पूछा जा रहा है कि 60 रुपए में बेची जाए तो आपसे जो बेची जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। अब बोल रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका मतलब है दोस्तों अगर क्वेश्चन में आपको लाभ हो रहा है तो लाभ निकालो और हानि हो रही तो हानि निकालो। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे किसी वस्तु को कितने में खरीदा गया, 40 रुपए में खरीदा गया। फिर इन्होंने बोला कि उसको जब बेचा गया तो बेचा कितने में गया, 60 में गया। अब आप सभी को पता है कि जब हम 40 रुपए में वस्तु खरीदे और 60 में बेचे तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, 20 का लाभ हो रहा है। अब इन्होंने लाभ नहीं पूछा है, पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत यानी परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज पूछी है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, आपका लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के क्या आ जाएगा, लाभ कितने का हुआ है, 20 का गुणा 100 और जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना था, 40 था। तो दोस्तों कैंसल आउट हो जाएगा, 20 से कम 20 और 20 दूना 40 और यहाँ पे 2 से आपका 100 कट जाएगा 50 बार, तो आपका 50% यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो 50% प्रॉफिट है वो ऑप्शन बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18:300 समानुपात x अनुपात 30। तो आपने यहाँ पे इस x की वैल्यू निकालनी थी। तो दोस्तों जो आपका समानुपात है इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c और इसको d। तो होता क्या है दोस्तों, आपका नजदीक से नजदीक की गुना और दूर से दूर की गुना। तो नजदीक से नजदीक की गुना यानी आपका b गुणा c आ जाएगा इक्वल टू यहाँ पे a गुणा d आ जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू 300 है और c आपका x है और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 18 है और जो d की वैल्यू है वो दोस्तों यहाँ पे 30 दी है। तो सामने से सामने कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे 3 से काटोगे, 3 एकम 3 और 3 धाए 30, तो यहाँ पे बचा क्या है दोस्तों आपका 10x और यहाँ पे आप देखोगे तो 18 बचा हुआ है। अब x दोस्तों आपका यहाँ रहेगा और जो आपका 10 है वो सामने डिवाइड में चला जाएगा। तो जब आप
18 को 10 की भाग दोगे तो जो आपका भाग है वो दोस्तों 1.8 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। अब दोस्तों आपका जो चाल है, चाल होता है दूरी बटा समय। दोस्तों अगर चाल की बात करें तो चाल क्या होगा आपका, दूरी बटा समय। यह आपका चाल का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर चाल है आपकी, स्पीड है वो क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका 300 मीटर का है और जो आपका टाइम है वो 20 सेकंड है। तो दोस्तों यहाँ पे 20 सेकंड समय आ जाएगा। जीरो से यहाँ पे जीरो कटी, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। तो जो आपकी स्पीड आई, चाल आई, वो क्या आई दोस्तों, 15 मीटर पर सेकंड। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो आपके ऑप्शन है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो आपने क्या किया, जो आपकी स्पीड थी, चाल थी, उसको आपने किस में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो दोस्तों ये आपका 15 मीटर पर सेकंड है। तो जब आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हो तो करते क्या हो दोस्तों, यहाँ पे आप 18/5 की गुणा करते हैं। तो 5 एकम 5, 5 तिये 15। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 18 तिये 54 किलोमीटर पर आवर। ये आपने देख लेना है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5,20 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपने थर्ड रेशो निकालनी थी और थर्ड रेशो क्या होती है आपकी, b²/a। तो यहाँ पे जो 5 है वो a हो जाएगा और जो आपका 20 है वो b हो जाएगा। तो आपने b² करना है, यानी b इंटू b/a। तो दोस्तों b की वैल्यू आपकी 20 दी है, तो 20 गुणा 20 और जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। तो यहाँ से 5 एकम 5 और 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 चौका 20। तो आपकी जो थर्ड रेशो है 20 गुना 4, यानी 20 चौका कितना, 80। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत भार 40 केजी है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल किया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहले मॉक टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन किया है कि अगर आपकी संख्या दी हो, संख्या दोस्तों और औसत दिया हो, तो जब आपके पास संख्या और औसत दिया हो तो आपका कुल यानी योग निकल के आ जाता है। कुल या फिर कुल को क्या बोलेंगे, योग बोलेंगे, आपका योग निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे देखोगे कि एक कक्षा में 24 छात्र है, तो संख्या कितनी है दोस्तों, 24 है, कि 24 छात्र है और उनका जो औसत है, औसत भार कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप 24 गुना 40 करोगे तो इनको गुणा करके 960 आता है। इनकी गुणा दोस्तों आपकी 960 आ जाएगी। अब आगे क्या बोला, यदि अध्यापक के भार को शामिल किया जाए। पहले दोस्तों 24 छात्र थे, यानी 24 स्टूडेंट थे, अब अध्यापक को शामिल किया गया तो नई संख्या क्या बनी आपकी, 25 बनी, क्योंकि इसमें अब 24 छात्रों में एक अध्यापक जुड़ गए हैं। और जो आपका औसत है, औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी पहले औसत भार 40 था, अब 1 किलोग्राम बढ़ गया, तो आपका कितना आया, 41 आया। और 25 गुना 41 करोगे तो दोस्तों आपका 1025 यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो दोस्तों देखो, जब पहले 24 छात्र थे तो उनका जो कुल भार है वो 960 आ रहा था। अब हुआ क्या, जब अध्यापक शामिल हुए तो जो भार है 960 से आपका 1025 तक चला गया। तो दोस्तों ये किसके आने से बढ़ा, ये अध्यापक के आने से बढ़ा। और बढ़ा कितना है, तो आप 1025 में से जब 960 माइनस करोगे तो ये आपका 65 आ जाएगा। तो दोस्तों जो ये 65 वेट है, ये जो बढ़ा हुआ है, ये किसके आने से बढ़ा है, ये अध्यापक के आने से बढ़ा है। तो ये किसका भार हो जाएगा, अध्यापक का हो जाएगा। 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपए कमाते हैं, तो दोस्तों 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपका MDH यूज होगा। आपने MDH पढ़ा होगा दोस्तों, M गुणा D गुणा H बटे W। दोस्तों M आ जाएगा मैन या फिर आदमी, डी आ जाएगा दिन, और दोस्तों एच पे आपकी घंटे की वैल्यू आती है, यहाँ पे घंटे नहीं दिए हैं। और जो आपका डब्ल्यू है दोस्तों, इसमें पैसे आ जाते हैं कि आपने कितने पैसे कमाए, कितना काम किया, ये इसमें आ जाएगा दोस्तों। अब आपका अगला है M2 गुणा D2 गुणा H2 बटे W2। ये दोस्तों आपका MDH है, जो आपका यहाँ पे पूरा नहीं लगना है। यहाँ पे दिया क्या है, 6 आदमी, तो ये M1 की वैल्यू है 10 दिन में, ये आपका दोस्तों D1 की वैल्यू है 150 रुपये कमाते, ये आपका W1 है।
अब 8 आदमी, तो ये आदमी M2 की वैल्यू आ जाएगी 7 दिन में, तो ये D2 की वैल्यू है। कितने रुपए कमाएंगे ये आपने W2 यहाँ पे निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके आवर यानी घंटे नहीं दिए हुए हैं, तो जो आपका फॉर्मूला है वो M1 गुणा D1 बटे W1 बराबर है M2 गुणा D2 बटे W2, ऐसे दोस्तों यूज होने वाला है। तो M1 की वैल्यू है 6 गुणा तो D1 की वैल्यू कितनी है 10। अब कमाते कितना है दोस्तों, तो 150 रुपए कमाते हैं। अब पूछा है कि वही व्यक्ति मतलब 8 व्यक्ति 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, ये आपने निकालना था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो 0 से 0 कटी। अब यहाँ पे आप 3 का पहाड़ा यूज करोगे तो 3 दूना 6 और 3 पंजे 15। तो दोस्तों यहाँ पे 2 एकम 2 सामने से सामने कटेगा और 2 चौके 8। बचा क्या है, ऊपर आपका 1 है, नीचे 5 बचा हुआ है और इधर 7 चौके 28 और नीचे आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना दोस्तों, x एकम x बराबर है 28 गुणा 5। तो 28 गुणा 5 आप करोगे तो दोस्तों 5 अठे 40, 4 5 दूनी 10 और 4 14। तो कितना आ जाएगा आपका 140 आ जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यानी 140 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5, 15, 10, 25, 20 का माध्य ज्ञात करें। अब आपका माध्य और औसत दोस्तों एक ही चीज होती है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, राशियों का योग बटे में कुल संख्या। तो दोस्तों ये आपने सारी चीजें पढ़ रखी है, तो ये आपका इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आपने पूरा ऐड कर लेना है। माध्य कैसे निकलेगा दोस्तों, इनका योग करना है। योग कितना आ जाएगा, 5 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 और संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5। संख्याएं दोस्तों आपकी 5 है। अब इनको आप ऐड करोगे तो 5 और 15 दोस्तों आपका 20 और 10 30, 30 और 20 50, 55 55 और आपका जो 20 है वो 75 निकल के आ जाएगा। और कुल संख्याएं कितनी है दोस्तों, 5 है। तो 5 से कम 5, 15 पंजे 75, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों क्वेश्चन है, राम और विनीत किसी कार्य को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों आपका जो दोनों मिलकर काम करे, कभी भी स्टेटमेंट आए तो आपका जो फॉर्मूला है a गुणा b और a प्लस बी लग जाएगा, a प्लस बी। तो दोस्तों a यहाँ पे 10 है और b की वैल्यू कितनी है 15 है। तो इनको करोगे दोस्तों a गुणा b, a की वैल्यू 10 गुणा b की वैल्यू 15 और नीचे आपका क्या आ जाएगा 10 प्लस 15। तो दोस्तों यहाँ पे 10 गुणा 15 ये सेम रहेगा, नीचे आप ऐड कर दोगे 15 और 10 आपका 25 बन जाएगा। अब यहाँ पे 5 का जो पहाड़ा है वो यूज करेंगे, तो 5 का पहाड़ा 3 बार 5 दिए 15 और 5 का पहाड़ा दोस्तों 5 बार 5 5 25। फिर यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आपका 2 तिया 6। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा कि दोनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों जब भी आपकी यहाँ पे 10 और 15 वैल्यू आ जाए और मिलकर काम पूछे तो उसका आंसर हमेशा 6 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, 2 प्लस 2 बटे 2 का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 गया तो ये आपका 1/1 बचता है, यानी 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 3 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशन और मनोज। दोस्तों ये यहाँ पे मनुष्य नहीं है, ये मनोज है। किशन और मनोज की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि किशन की आयु 20 वर्ष है तो मनोज की आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों आप देखोगे कि एक आपके पास किशन है और दूसरा आपके पास मनोज है, तो इनकी आयु का जो अनुपात है वो 4x और 3x है। अब इन्होंने बोला कि जो आपका किशन है इसकी जो एज है वो 20 है, किशन की एज दी गई है कि 20 वर्ष है और दोस्तों यहाँ पे किशन का अनुपात है, तो किशन का अनुपात 4x है और किशन की जो एज है वो आपकी 20 वर्ष है। दोस्तों यहाँ पे जिसका एज दिया जाए अनुपात हमेशा उसका उसके बराबर डालना है। तो यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 4 एकम 4 और 4 का जो भाग है वो 5 बार जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आई 5 आई। अब दोस्तों यहाँ पे जिसका पूछा गया है, यहाँ पे किसका पूछा गया, मनोज का। तो मनोज का आप अनुपात देखोगे, मनोज का अनुपात है 3x। तो दोस्तों आपका 3 गुणा x की वैल्यू कितनी निकल के आई 5, तो 3 पंजे 15, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपने अनुपात वाले क्वेश्चन में ध्यान देना है दोस्तों, अगर आपका योग पूछा जाता
तो आपने इनका योग करना था, यानी इन सबको जोड़ना था और वो योग के बराबर डालना था। अगर दोस्तों आपसे अंतर पूछा जाए, अंतर का मतलब होता है माइनस, योग का मतलब होता है प्लस। अगर योग पूछा जाए तो अनुपातों को जोड़ना है और योग के बराबर डालना है। यदि अंतर दिया जाए तो जो अनुपात है उनको माइनस करना है और अंतर के बराबर डालना है। और अगर दोस्तों इस प्रकार एज दी जाए किसी की तो उसका अनुपात उसके बराबर डालना है, वहां से x की वैल्यू निकालनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक टायर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वह 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। तो दोस्तों आपका जो चक्कर वाला है ये, इसका फॉर्मूला है दूरी बराबर है परिधि गुणा चक्कर। जब भी आपके ये पूछा जाए कितने चक्कर इतनी दूरी, तो आपका क्या आ जाएगा फॉर्मूला, दूरी बराबर है परिधि गुणा चक्कर। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है, यहाँ से ये निकल जाएगा परिधि गुणा चक्कर। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा दोस्तों, परिधि, और परिधि हमेशा वृत्त की होती है, तो वृत्त की परिधि यहाँ पे यूज होगी। तो वृत्त की परिधि क्या आती है 2πr, और दोस्तों चक्कर की संख्या कितनी है 50। चक्कर की संख्या कितनी है दोस्तों 50। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7, और जो आपकी त्रिज्या है वो कितनी दी है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, गुणा आपके चक्कर, चक्कर कितने हैं 50। तो यहाँ पे देखोगे तो 7 से 7 यहाँ पर कट जाएगा, तो डिस्टेंस क्या आएगा दोस्तों 2 गुणा 22, 22 दूनी दोस्तों 44 गुणा 50, और यहाँ पे इनको आपस में गुणा करोगे तो दोस्तों 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22 और 1 0 ये है, तो दोस्तों कितना आएगा ये आपका 2200 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका मीटर में दिया गया है, तो जो डिस्टेंस है यहाँ पे हमारे पास 2200 आया है, तो मीटर में दिया गया है, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों 100 से करेंगे, तो 100 से यहाँ पे काट दिया, तो ये कितना आ गया आपका 22 मीटर आ गया। तो इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पे ध्यान से समझना है। किसी बक्से में 180 रुपये, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इन्होंने पूछा कि एक आपके पास बॉक्स है, मान लो ये आपके पास यहाँ पे बॉक्स है और इसके अंदर आपने 180 रुपये रखे हुए हैं, 180 रुपये यहाँ पे रखे हुए। अब रखे किस अनुपात में है दोस्तों, ये अनुपात यहाँ पे अनुपात दिया गया है कि आपने रखे हैं 2:3:4 के अनुपात में। अब ये कैसे है दोस्तों, ये 1 रुपये का अनुपात है, ये दोस्तों यहाँ पे 50 पैसों का अनुपात है, और ये यहाँ पे आपके पास 25 पैसों का अनुपात है। अब इस अनुपात को, ये तो दोस्तों आपका पैसों का अनुपात है, अब इसको बदलना किस में है दोस्तों, आपने रुपए के अनुपात में। अब 1 रुपए के 2 सिक्के हैं दोस्तों, तो कितने रुपए हुए आपके, वो 2 रुपए हुए। अब दोस्तों इसको हमने बदलना किस में, रुपए की फॉर्म में। ये पैसों का अनुपात है, तो पैसों को आपने किस में बदलना है, रुपए में बदलना है। अब मेरे पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो 1 और 1 आपके पास 2 रुपए हुए। अब यहाँ पे आगे मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, यानी मेरे पास 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपये बना, और जो 50 पैसे वापस रहा इसका दोस्तों मेरे पास 1 रुपये और 50 पैसे ये आपके रुपए बने। अब आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास 25 पैसे है और 25 पैसे के मेरे पास 4 सिक्के हैं, यानी 25 पैसे के 4 सिक्के, 25 चौका 100, यानी मेरे पास कितना बना दोस्तों 1 रुपये बना। मैंने इसको रुपए में क्यों यहाँ पे सबको बदला, क्योंकि दोस्तों मेरे पास टोटल यानी कुल दिया हुआ था, कुल मेरे पास 180 रुपये थे, तो यहाँ पे जो अनुपात था दोस्तों ये सिक्कों का अनुपात था, तो ये मैं इसके बराबर नहीं डाल सकता था क्योंकि ये पैसे थे और दोस्तों ये सिक्कों का अनुपात था। दोस्तों ये पैसों वाले सिक्कों का अनुपात था। अब यहाँ पे ये भी आपके रुपए है और ये भी आपका रुपए का अनुपात है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x यानी 2 रुपये प्लस 1.5x यानी आपका 1.5 रुपये प्लस यहाँ पे आपका 1 रुपये किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों 180 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका 180 क्या है 180 आपके रुपए है, तो मैंने ये रुपए का अनुपात इसके बराबर डाल दिया। और दोस्तों जो ये था ये पैसों के सिक्कों का अनुपात था, तो मैं इसको इसके बराबर नहीं डाल सकता था। अब मैं इनको अगर आपके ऐड करूं तो ये 2 रुपये है, ये 1 रुपये है, कितने रुपए हुए 3 रुपये। अब ये 2 रुपये और 1 रुपये 3 रुपये, 1 रुपये ये जुड़ जाएगा 4 रुपये, तो दोस्तों इन सबको ऐड करके कितना आया 4.5x, यानी
ये आपका 4.5 रुपये आ गए, और ये किसके बराबर आएगा आपका 180 के बराबर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसका पॉइंट रिमूव करूँ तो ये कितना बनेगा 45x बटा यहाँ पे 10 बन जाएगा, और सामने आपका 180 है। हमें दोस्तों सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 5 से काट दूं तो 5 9 में 45 और 5 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 10 आ जाएगा। अब 9 से ये सामने कट जाएगा, 9 एकम 9 और यहाँ पे 9 दूनी 18 और 0 की 0। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x एकम x और 20 गुना 2 तो 20 दूनी 40। हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू पूरी निकल के आ गई है। अब इन्होंने लास्ट में पूछा क्या है दोस्तों, अब जो इन्होंने लास्ट में पूछा है वो यहाँ देख लो दोस्तों, पूछा क्या है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब आप देखोगे यहाँ पे जो हमारे पास 50 पैसे है उसके सिक्के कितने हैं दोस्तों, आपके पास 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है दोस्तों, वो 3 है। तो दोस्तों हमारे पास x की वैल्यू आई थी 3 50 के पैसों के सिक्कों का अनुपात है, और x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, x की वैल्यू 40 आई थी। तो यहाँ पे पूछा क्या गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 4 तिये 12, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों 120। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1800 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ब्याज यानी साधारण ब्याज पूछा गया है। ये आपका मूलधन होता है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, ये आपकी रेट होती है जो प्रतिशत में है, ये क्या है दोस्तों दर है, और ये टी क्या आपका समय आ गया। अब ब्याज पूछा है, ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज होता है दोस्तों आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये आपका साधारण ब्याज होगा दोस्तों। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, मूलधन आपका 1800 रुपये है, और आपकी जो दर है वो 10% है, और जो आपका यहाँ पे समय है वो कितना है 3 वर्ष है, और बटे में आपका 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गई, और 10 तिया कितना होगा दोस्तों आपका 30 होगा। तो 18 गुणा 30, 18 तिये आपका 54 आ जाएगा, और 0 की 0, यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 540 आया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एक वर्ग का जो विकर्ण है वो 10√2 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ग का विकर्ण क्या होता है, एरिया में मैंने आपको बोला है कि जो पूछा जाए हमेशा आपने उसका फॉर्मूला यूज करना है। तो वर्ग का विकर्ण, अब दोस्तों वर्ग का विकर्ण होगा क्या, वर्ग का विकर्ण होता है दोस्तों a√2, ये वर्ग का विकर्ण होता है। अब वर्ग का विकर्ण इन्होंने दिया है, वर्ग का विकर्ण है 10√2, और यहाँ पे होता किसके बराबर है a√2 के बराबर। तो दोस्तों √2 से √2 कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे a की वैल्यू आई 10। अब इन्होंने लास्ट में पूछा है तो उसका परिमाप यानी वर्ग का परिमाप। तो अगर वर्ग के परिमाप की बात करें, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप दोस्तों परिमाप वो होता है 4a, वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों 4a। तो आपका 4 इंटू a की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 10 आई, तो 10 चौके आपका 40, तो जो आपका वर्ग का परिमाप है वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन था 50 क्वेश्चन का। आपने ये बताना है दोस्तों कि आपके 50 में से यहाँ पर कितने नंबर बने, और दोस्तों आप इसमें भी अपना स्कोर 35+ ले जा रहे हो तो आप अच्छी कंडीशन में हो, और अगर आप 30 से नीचे हो तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है।